बिहार की राजनीति का और या यूं कहूं कि देश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसकी खूब आलोचना भी होती है और जिसकी खूब वाहवाही भी होती है, प्रशांत किशोर। क्या वाकई बिहार चुनाव के बाद में अब प्रशांत किशोर का दी एंड हो गया है? क्या वाकई प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? पटना के अंदर बिहार की राजधानी में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। जरा ये पोस्टर आप देख लीजिए। ये पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हुए हैं और इन पर लिखा है कि जदयू को 25 सीट से ज्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस तरह के कुछ पोस्टर लगा है और ये पोस्टर जब लगे हैं तो इसमें एक हकीकत भी है और इसमें एक सवाल भी है। हकीकत यह है कि यही प्रशांत किशोर पूरे बिहार चुनाव के दौरान पत्रकारों को लिख लिख करके देते रहे कि जेडीयू की 25 सीट नहीं आएंगी, नीतीश कुमार की अगर 25 सीट आ जाएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर जैसे लोग वो राजनीति में होने चाहिए या प्रशांत किशोर जैसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है? प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को क्या दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल। प्रशांत किशोर ने किसको सीटें हरवाई और किसको सीटें जितवाई, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। कितनी सीटों पर प्रशांत किशोर की वजह से महागठबंधन जीता, कितनी सीटों पर प्रशांत किशोर की वजह से एनडीए जीता और एमआईएम और बाकी पार्टियां। प्रशांत किशोर की, उनकी पार्टी की, जनसुराज की इस चुनाव के दौरान क्या कुछ भूमिका रही? कल प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें वो सामने आने लगी हैं कि कल 18 तारीख को प्रशांत किशोर वो 11:30 बजे जनसुराज कैंप पाटलिपुत्र पटना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कल प्रशांत किशोर वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या वो राजनीति में फिलहाल बने रहेंगे। वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है अभी तक कोई राजनेता की कुछ कहे और उसके बाद में उस पर अमल भी करे। बहुत बार चुनाव से पहले बहुत नेता वो बहुत बड़े बड़े ऐलान करते हैं, सत्ता में आ जाएं तब भी वो अपने कहे हुए उन ऐलानों पर काम नहीं करते और सत्ता में नहीं आए तब भी नहीं करते। अब प्रशांत किशोर कल क्या करेंगे वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर ली जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर की इस चुनाव के अंदर भूमिका क्या रही। प्रशांत किशोर का अगर आप एक वर्जन देखेंगे तो वो ये है कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव से पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते रहे और बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ में काम किया। कभी मोदी जी के साथ में रहे तो कभी कांग्रेस के साथ में पंजाब के अंदर चले गए, कैप्टन अमरिंदर के साथ में चले गए, तो कभी केजरीवाल के साथ में चले गए, तो कभी ममता बनर्जी के साथ में, कभी वाईएसआर के साथ में चले गए। यानी बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, लालू प्रसाद यादव के साथ में बिहार में भी काम किया। बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के साथ में काम किया और प्रशांत किशोर ने राजनीति को एक तरीके से अगर मैं कहूं तो पॉलिटिशियन के यानी व्यक्ति केंद्रित राजनीति कर दी। और मुझे इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर से जरूर ऐतराज है कि उन्होंने पूरी राजनीति को, उन्होंने पंजाब में कॉफी विद कैप्टन एक कैंपेन निकाला, ऐसे ही नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरी राजनीति की, तो नरेंद्र मोदी को सेंट्रिक रख करके उन्होंने पूरी राजनीति की। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही ममता बनर्जी, उनको सेंटर में रख करके राजनीति की। हर जगह पर उन्होंने यही काम किया है कि व्यक्ति केंद्रित पूरी राजनीति कर दी है। अगर राजनीति व्यक्ति केंद्रित रहेगी, सेंटर में कोई आदमी बैठा हुआ है, चाहे वो स्टेट में हो, सेंटर में हो, जहां पर भी हो, अगर उसके तहत राजनीति होगी तो वो राजनीति आमतौर पर पब्लिक के मुद्दों के लिए नहीं होती है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई वोट डाल रहा है और उसके घर के बगल में रोड टूटा हुआ है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लोग बात करते हैं कि हमारे यहां पर पुलिया नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रही है, हमारे यहां का स्कूल टूटा हुआ है, अस्पताल टूटा हुआ है। ये सारे मुद्दे प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से राजनीति का व्यक्तिकरण किया, यानी व्यक्ति केंद्रित पूरी तरह से राजनीति को कर दिया, इससे कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे पीछे छूटते चले गए। चुनाव दो लोगों के बीच में होता हुआ चला गया, मोदी या राहुल, मोदी या केजरीवाल, मोदी या ममता, मोदी या कैप्टन,
ऐसे जो है उन्होंने पूरी राजनीति को बना दिया। अब प्रशांत किशोर इस चुनाव के अंदर इसके ठीक उलट करते रहे। वो कहते रहे इस पूरे चुनाव के दौरान कि आपको स्कूल की बात करनी है, बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है, आपको स्कूल हॉस्पिटल की बात करनी है, सड़कों की बात करनी है, पलायन की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। जब आपने पूरी राजनीति जो अलग अलग जगह पर घूम घूम करके की है, वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति की, आपने जो बीज बोए लोगों के दिलों में, दिमाग में, चैनलों के अंदर, ऐसा नहीं कि पहले मोदी या फिर पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के राजनीति नहीं होती थी, पहले भी ऐसी राजनीति थी कि सोनिया और अटल बिहारी वाजपेयी चल रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह भी बीच में थे, वो भी प्रधानमंत्री थे और लोग उनको भी एक फेस मान करके वोट करते थे। और अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों के अंदर हार जीत होती थी तो बहुत बार ये सामने आता था कि देखिए भैया सड़क नहीं बनी, लोगों ने बहिष्कार कर दिया और चुनाव हार गए। अब लोग कहते हैं मेरे इलाके की सड़क टूटी रहे, मुझे वोट मोदी को देना है, मेरे यहां पर पानी ना आए, मुझे वोट राहुल गांधी को देना है। ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं इससे जो है वो बचना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर इस चुनाव में बात कर लेते हैं कि उन्होंने कितनी सीटों पर कहां किसको नुकसान पहुंचाया है। तो प्रशांत किशोर का लेखा जोखा कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने 19 सीटों पर एनडीए को जिताने का काम किया, यानी 10 सीटों पर जेडीयू उनकी वजह से जीती, 5 सीटों पर बीजेपी उनकी वजह से जीती, 3 सीटों पर एलजेपी उनकी वजह से जीती, 1 सीट पर आरएलएम उनकी वजह से जीती। वहीं 14 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन उनकी वजह से जीता, जिसमें आरजेडी को 9 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें आई तो उसमें उनकी एक भागीदारी रही, सीपीएम की 1 सीट, सीपीआईएमएल की 1 सीट, आईआईपी की 1 सीट, एमआईएम की 1 सीट और बीएसपी की भी 1 सीट, जिसमें प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं हाथ रहा। यानी अब कुल मिलाकर के 4 सीटें अगर देखें, आप प्लस माइनस करें इसमें से, तो 4 सीटें ऐसी रही जहां पर महागठबंधन की मुकाबले में एनडीए को ज्यादा मिली। एनडीए 4 सीटें प्रशांत किशोर की वजह से जीता। प्रशांत किशोर बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो सड़क की, पलायन की, रोजगार की, इन सारी मुद्दों को लेकर के, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के कर रहे थे। खास तौर पर उनका जो फोकस था वो पलायन पर था कि बिहार का लड़का वो बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार का लड़का बिहार में काम करे। इसको लेकर के उन्होंने पूरा कैंपेन डिजाइन किया। फिर उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से अपने कैंपेन में जो चैनल्स पर इंटरव्यू के दौरान जो दावे किए कि 25 सीट अगर जेडीयू की आ जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अगर हमारी 125-30 सीट आएगी तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, इस तरह की चीजें उन्होंने कही। देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उन्होंने इंटरव्यूज के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है। प्रशांत किशोर वो भली भांति इस बात को जानते थे कि उनका कैडर नहीं है, और प्रशांत किशोर की हमेशा से जो पॉलिटिक्स रही है, या प्रशांत किशोर जिस तरीके की रणनीति बनाते रहे हैं, वो यही रहा है कि अगर आपका कैडर बहुत मजबूत है तो कैडर के हिसाब से राजनीति करिए, और अगर आपका कैडर मजबूत नहीं है तो वही व्यक्ति केंद्रित राजनीति कीजिए कि एक आदमी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को बुन दिया जाए, एक आदमी के आसपास ही पूरी राजनीति घूमती रहती, पूरा चुनाव एक आदमी के आसपास घूमता रहता है और उसमें आपको कैडर की जरूरत नहीं है। एक बड़ा फेस लेकर के आ जाइए, जैसे उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को आप फेस बना दीजिए, ये भी कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं, यूपी के अंदर ऐसा भी बात आती। उन्होंने यूपी में वैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए भी काम किया, लेकिन बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। कई राज्यों में उनको सफलता मिली, केजरीवाल के मामले में, अमरिंदर के मामले में। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था कि 100 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, और ये सही बात भी रही। लेकिन बिहार के मामले में प्रशांत क्यों चूक गए? क्या वाकई बिहार ने मुद्दों के बजाय वही जाति की राजनीति को चुना, इसीलिए प्रशांत किशोर चूक गए? प्रशांत किशोर क्या बिहार जैसे स्टेट के लिए कामयाब नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। 2015 में यही प्रशांत किशोर थे, यही बिहार था, और लालू यादव और नीतीश कुमार वो एक साथ थे। नरेंद्र मोदी 2014 में मोदी मैजिक, मोदी लहर पर सवार होकर के पूरे देश से जीत करके आए थे और गुजरात से दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन बिहार नहीं जीत पाए। तो प्रशांत किशोर अकेले इस बात का गुमान अगर पालते हैं कि नहीं मैंने सरकारें बनाई हैं, मेरी वजह से राज्य में सरकारें बनी हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि बिहार में जब सरकार बनी थी तो उसके पीछे तेजस्वी, उसके पीछे नीतीश कुमार का एक संगठन था, लालू प्रसाद यादव का एक संगठन था। संगठन होगा तभी सरकारें भी बनेगी।
कांग्रेस के साथ में आज यही मुसीबत है। कांग्रेस के पास में राहुल गांधी है, चेहरा है, नेता है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद संगठन नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि 2025 का साल संगठन का साल होगा, लेकिन संगठन पर कांग्रेस काम नहीं कर पा रही है। अब कांग्रेस संगठन पर काम नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस हारती जा रही है, और जहां कांग्रेस थी कभी, वहां से कांग्रेस और नीचे जा रही है। केवल नेता आपको चुनाव जिता देगा ये गारंटी नहीं है, केवल प्रशांत किशोर आपको चुनाव जिता देंगे ये गारंटी नहीं है, केवल सोशल मीडिया से आप चुनाव जीत जाएंगे ये भी गारंटी नहीं है। अब प्रशांत किशोर के वीडियोस आप उठा करके देखिए, उनके इंटरव्यू आप उठा करके देखिए, आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर यानी टीआरपी की गारंटी। प्रशांत किशोर के बारे में आप अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, वो टीआरपी की गारंटी है। लेकिन प्रशांत किशोर के वो वीडियोस बिहार में देखे जा रहे थे या बिहार के बाहर देखे जा रहे थे? जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे थे, मुद्दे की बात, यानी पलायन और रोजगार और इन सब की जो चर्चा वो लगातार कर रहे थे, इसको बिहार के बाहर रहने वाला जो तबका है वो लगातार देख रहा था। प्रशांत किशोर के फैन अगर आप देखेंगे, जो फैन तबका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो उसमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बिहार से बाहर का है। बिहार का आदमी, बिहार का वोटर, वो उनके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए प्रशांत किशोर वो मात्र 3% के आसपास वोट ला सके, और तकरीबन इतना वोट तो नोटा को भी मिल जाता है। और मायावती, बीएसपी, उनकी पार्टी कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाई प्रशांत किशोर के मुकाबले। कम से कम बीएसपी का एक विधायक है, बीएसपी एक दूसरी सीट पर सेकंड नंबर पर रही और तकरीबन 10 सीटों के आसपास तीसरे नंबर पर रही। प्रशांत किशोर की अगर पार्टी की अगर आप बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी वो 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर है और बाकी सीटों पर जमानत जब्त है। यानी मतलब 3-4 सीटें ऐसी थी जहां पर वो प्रभाव डाल पाए। एक मनीष कश्यप की सीट है, करीब 37,000 के आसपास, 32,000 के आसपास सीटें वहां पर वोटें जो उनको हासिल हुई है। तो प्रशांत किशोर जिस तरीके का दावा कर रहे थे, जिस तरीके से ताल ठोक रहे थे, वो नहीं हो पाया, ये सच है। लेकिन एक सच और भी है, और वो सच ये है कि 3 साल में आप बिहार जैसे राज्य को आप ये कहें कि पदयात्रा निकालेंगे, इंटरव्यूज देंगे, हमारी टीआरपी है, सोशल मीडिया की पकड़ है, फेसबुक पर बीजेपी के बाद में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने खर्च किया है, प्रशांत किशोर ने खर्च किया है। ये बीबीसी की रिपोर्ट थी, अभी हाल में मैं देख रहा था। प्रशांत किशोर बम्पर पैसा खर्च करते हैं, उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम बम्पर पैसा खर्च करती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर वो इंटरव्यू चलवाते भी हैं और ये तकरीबन सारी पार्टियां करती है। हालांकि मैं बिहार चुनाव में तकरीबन 10-12 दिनों तक हम लोग घूमते रहे, मैंने किसी नेता का, किसी पार्टी के उम्मीदवार का इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि ये इंटरव्यू करना एक बड़ा टिपिकल सा काम है। आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, या आपकी पीआर टीम वो इतनी मजबूत हो कि उस नेता तक पहुंच रखती हो, या वो नेता आपको इंटरव्यू देने के लिए मरा जा रहा हो, और तीनों ही चीज हमारे पास में नहीं थी। इसलिए हम अपनी जिस तरह की पत्रकारिता हर चुनाव में होती रही है वैसी ही करने की कोशिश करते रहे, यानी लोगों से, आम लोगों से बात करते रहे। आम लोगों से बात करना बहुत आसान है, नेताओं से बात करना बहुत मुश्किल काम है। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता, वो आप उनके पीछे पड़िए, गाड़ी घुमाइए, फिर उसके बाद में बड़ी टीम रखिए, फिर 2-4 कैमरामैन जो है वो दिखना चाहिए कि हाँ 3 कैमरा शूट करके हम वीडियो इंटरव्यू करेंगे। इस तरह से लाव लश्कर तैयार किया जाता है। तो हम लोगों ने इंटरव्यू नहीं किया, प्रशांत किशोर का भी इंटरव्यू नहीं किया, और मैं ये भी कहूंगा कि हमें उधर से अप्रोच भी नहीं हुआ। कोई ये कहे कि हमें तो अप्रोच किया गया था, हमने तब नहीं किया, उधर से हमें अप्रोच भी नहीं किया गया। खैर, प्रशांत किशोर की राजनीति पर आते हैं।
ये सही है कि उन्होंने पदयात्रा की, ये सही है कि वो इंटरव्यूज के जरिए अपनी बात को पहुंचा रहे थे, लेकिन इतना कम वक्त, 3 साल का वक्त, ये तो आप ये कहिए कि राजनीति की नर्सरी भी नहीं है। राजनीति के अंदर कम से कम आपको, अगर आप वाकई, काशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, यानी 15 साल, तकरीबन 10-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर के आप राजनीति में कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं। अब प्रशांत किशोर वो सोच रहे थे कि बड़े आदमी हैं, इतने लोगों को हराया है, बिहार में पॉपुलर हैं, इसमें बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन पॉपुलर कहां है? पढ़े लिखे तबके में पॉपुलर है। प्रशांत किशोर के बारे में अगर आप पूछेंगे गांव देहात में जाकर के, या जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उनसे पूछेंगे कौन है प्रशांत किशोर, नहीं जानते। यह भी सच्चाई है। पढ़ा लिखा तबका एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्रशांत किशोर को नहीं जानता हो, क्योंकि हर जगह पर, हर टीवी में, हर अखबार में उनके इंटरव्यूज भरे रहते हैं, और आज से नहीं है, सालों से है। तो ऐसे में उनको लगा होगा कि नहीं, हम तीर मार देंगे, और तीर लग नहीं पाया। उल्टा जिस तीर को वो तोड़ने की बात कह रहे थे कि 25 सीट आएंगी, वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। ये सही है कि प्रशांत किशोर या कोई भी नेता हो, बीच चुनाव में वो यही कहते हैं कि हमारी बम्पर तरीके से सीटें आ रही है, हम सरकार बना रहे हैं। किसी से भी बात कर लीजिए आप, किसी निर्दलीय विधायक का अगर आप इंटरव्यू करेंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं, या तो हम टक्कर दे रहे हैं, वो ये बात कहेगा, या फिर ये कहेगा कि हम जीत रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो हार रहा हूं, मेरी तो 2000 वोट नहीं आएंगी, कोई इस बात को नहीं कहता है। कैमरा चलते ही सब हर कोई इसी बात को कहता है। तो प्रशांत किशोर ने अगर ये कह दिया कि नहीं भैया हमारी सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इसमें गलत भी नहीं है, और उनको लगा होगा कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया वैसा। लेकिन फिर वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी जो बड़ी गलती रही वो ये रही कि वो खुद चुनाव नहीं लड़े। वो खुद चुनाव लड़ते, आप 4 सीट अलग हार जाते, 10 सीट और हार जाते। मान लीजिए कि उनके कैलकुलेशन में, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि हम अभी 50 सीट जीत रहे हैं, 40 सीट जीत रहे हैं, और अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो हो सकता है कि हमारी 4 सीटें, 10 सीटें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। उनको भी ये पता तो जरूर रहा होगा, और बिहार में कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है या जो राजनीति की एबीसीडी समझता है, वो समझता है कि हां, इतनी सीटें तो नहीं आएंगी जितनी प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे। लेकिन कम से कम उनके जहन में ये जरूर रहा होगा 10 सीटें, 15 सीटें, 5 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटें, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिगर जरूर रही होगी। अगर वो चुनाव लड़ते, हो सकता है कि 2-4 सीटों पर उनको नुकसान होता, लेकिन कम से कम एक मैसेज जाता। बिहार के अंदर वो स्थापित हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से गठबंधन हो जाए, गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसके बाद में चुनाव लड़ा, निर्दलीय उनकी पार्टी है एएसपी, आजाद समाज पार्टी, तो वहां पर जीत गए, सांसद बन गए। अब सांसद बन गए तो देखिए, संसद में भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं, सांसदी का एक टैग हो गया अपने पास में, फिर विधायक लड़ा रहे हैं। तो एक तरीके से मतलब राजनीति में आपको पहली सीढ़ी कहीं से तो चढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं राजा बनूंगा तो ठीक है, वरना मुझे राजनीति नहीं करनी। मुझे लगता है कि ये जो 2 लाइनें हैं कि राजा बनूं तो ठीक या राजनीति नहीं करनी, ये लाइन जो है वो अगर प्रशांत किशोर वाकई बिहार का भला करना चाहते हैं या वाकई जो मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं फिट नहीं बैठती है। मतलब ये कौन सी बात हुई कि आप कह रहे हैं कि बिहार में राजनीति बदल देंगे, बिहार में हम जाति राजनीति खत्म कर देंगे, बिहार के अंदर पलायन का मुद्दा खत्म कर देंगे, बिहार का आदमी बिहार में काम करेगा, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि भैया ठीक है, उनकी 25 से ज्यादा सीट आ गई, या हम सीट नहीं निकाल पाए, एक भी सीट नहीं आई, तो हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रशांत किशोर को राजनीति से संन्यास नहीं लेना चाहिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति बहुत मुश्किल काम है, और खास तौर पर विपक्ष की राजनीति करना, और खास तौर पर 5 साल की राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। लेकिन प्रशांत किशोर कितना बिहार के अंदर रुक पाते हैं, ठहर पाते हैं, ठहर करके सड़क पर आकर के कितना लाठी पानी की बौछार झेल पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल कल वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो कल ही पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है यही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी वो जरूर बनी रहेगी, और प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके लोग वो राजनीति करते रहेंगे। प्रशांत किशोर भी मुश्किल लगता है मुझे कि वो राजनीति से संन्यास की सीधी बात कह दें। अब राजनीति में वैसे भी आप संन्यास मत लीजिए, संन्यास ना लेकर के भी आप कुछ अपना और काम कीजिए, फिर उसके बाद में 2.5-3 साल पीछे, 4 साल पीछे फिर आप वापस आ जाइए, तो कौन पूछने वाला है। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि यहां पर आपने नहीं हाजिरी लगाई
या आप इतने महीनों तक नहीं आए तो आपकी नौकरी चली गई। ऐसी तो राजनीति है नहीं। तो बहरहाल वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो उनका फैसला है, लेकिन ये सही है कि उन्होंने मुद्दों की बात की। ये सही है कि उन्होंने बिहार के चुनाव में इस बार पलायन, बेरोजगारी और इन सारे मुद्दों को चर्चा में लाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके का प्रशांत किशोर का रवैया रहा, कहीं ना कहीं उसको भी बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल इसके साथ में और दिया जा सकता है। नरेश मीणा को आप देखिए। नरेश मीणा अंता के अंदर वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनका रवैया, उनका तरीका भी इस तरह का है, बहुत आक्रामक होकर के राजनीति करते, लेकिन चुनाव हार गए। अगर वो किसी पार्टी में होते, मान लीजिए भाजपा में होते या कांग्रेस में होते, चुनाव जीत जाते। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करते, पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है, या पार्टी ले लेती है तो वो पार्टी में ठहरने के लिए तैयार नहीं है, या पार्टी में ठहर गए तो वहां पर टिकट के लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कल नरेश मीणा की मैं एक वीडियो देख रहा था, नरेश मीणा उसमें कह रहे थे कि मुझे सर्व समाज ने वोट दिया है, मीणा समाज को बदलना चाहिए और मैं खुद भी बदलूंगा, मेरे तौर तरीके में भी मैं कोशिश करूंगा कि बदलाव लेकर के आऊं, मैं माफ़ी भी मांगता हूं। बहुत सारी बातें वो कह रहे थे। तो कल प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। उनकी बिहार चुनाव के दौरान आपको क्या कुछ भूमिका लगी, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।